नमस्कार दोस्तों, आरपीएस इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नए पोस्ट की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों 22 भाग वाले भारतीय संविधान में हमारे अधिकारों से लेकर कर्तव्यों का विस्तृत रूप से जिक्र है। मगर क्या आप जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने भारत के इतिहास की यात्रा को संविधान में दर्शाने के लिए ऐतिहासिक चित्रों का इस्तेमाल किया है। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। ये बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है। इसके हर पन्ने को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाया था। इन्हें आज भी भारत की संसद में हीलियम भरे डिब्बों में सुरक्षित रखा गया है। इन चित्रों को शांति निकेतन के आचार्य नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने तैयार किया था। नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 13 इंच के चित्र बनाए। संविधान में कुल 22 भाग हैं। इन 22 चित्रों को बनाने में 4 साल लगे। इस काम के लिए उन्हें 21,000 रुपये मेहनताना दिया गया। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में हुआ। उनके पिता पूर्णचंद्र बोस आर्किटेक्ट तथा महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। 1922 से 1951 तक नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाध्यापक रहे। समय के साथ साथ राजनीति करने वालों ने इस किताब को भी अपने अधिकार क्षेत्र का हिस्सा समझ लिया और धीरे धीरे इसमें से कुछ चित्रों को गायब करवा दिया। आने वाली प्रतियों से गायब होने वाले चित्र भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के थे और ये चित्र अर्जुन को युद्धभूमि में उपदेश देते श्री कृष्ण के थे। इन्हें भले गुपचुप नई प्रतियों से गायब कर दिया गया, लेकिन संविधान की मूल प्रति में ये आज भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। कुछ समय पहले इसका जिक्र केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी किया था। उन्होंने इस बात पर ध्यान आकर्षित करवाया था कि नीति निर्देशकों तत्वों से जुड़े अध्याय के ऊपर नंदलाल बोस द्वारा बनाए रेखाचित्र हैं और मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में भगवान श्री राम हैं। वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा हैं। सुनहरे बॉर्डर और लाल पीले रंग की अधिकता लिए हुए इन चित्रों की शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे सुनहरे बॉर्डर से घेरा गया है, जिसमें घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। ये वही चित्र हैं जो हमें सामान्यतः मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अध्ययन में दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति में शतदल कमल का महत्व रहा है, इसलिए इस बॉर्डर में शतदल कमल को भी नंदलाल ने जगह दी है। इन फूलों को समकालीन लिपि में लिखे हुए अक्षरों के घेरे में रखा गया है। संविधान के पहले भाग संघ और उसके क्षेत्र में मोहनजोदड़ो की सील दिखाई गई है। वास्तव में भारतीय सभ्यता की पहचान में इस सील का बड़ा ही महत्व है। शायद यही कारण है कि हमारी सभ्यता की इस निशानी को शुरुआत में जगह दी गई है। संविधान के दूसरे भाग नागरिकता में वैदिक काल की शुरुआत होती चित्र को रखा गया है। ये किसी ऋषि के आश्रम का चिन्ह है। बीच में गुरु बैठे हुए हैं और उनके शिष्यों को दर्शाया गया है। बगल में एक यज्ञशाला बनी हुई है। मूल अधिकार वाले भाग की शुरुआत त्रेतायुग से होती है। इस चित्र में भगवान राम रावण को हराकर सीता जी को लंका से वापस ले आ रहे हैं। राम धनुष बाण लेकर आगे बैठे हुए हैं और उनके पीछे लक्ष्मण और हनुमान हैं। इस चित्र को लेकर संविधान सभा में विवाद भी हुआ था। कुछ सदस्यों का तर्क था कि जब संविधान में ही भगवान राम का चित्र दिखाया गया है तो फिर यह संविधान पंथनिरपेक्ष कैसे? बाद में जब वोटिंग हुई तो यह तय हुआ कि संविधान में लिखे शब्द भारतीय संविधान के अंग हैं, न कि उसमें छपे चित्र। भारतीय संविधान के अध्याय 4 में भगवान कृष्ण दिखते हैं। यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिखाने के लिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश देते श्री कृष्ण का चित्र है। भारतीय संघ नाम के 5वें भाग में भगवान गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा से जुड़ा एक दृश्य है। महात्मा बुद्ध बीच में बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर उनके 5 शिष्य घेरकर बैठे हुए हैं। हिरण और बारहसिन्हा जैसे जानवरों को भी दर्शाया गया है। छठे भाग में भगवान महावीर को समाधि की मुद्रा में दिखाया गया है। 7वें भाग का चित्र। 8वें भाग में इस चित्र को स्थान मिला है। इस भाग में गुप्त काल से जुड़ी एक कलाकृति को उकेरा गया है।
भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी जाती है, इसलिए इस चित्र में तत्कालीन भारतीय संस्कृति के हर अंगों को समेटने की कोशिश की गई है। नृत्य करती हुई नर्तकियों के चारों ओर राजाओं का घेरा है। यह चित्र कलात्मक दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के 10वें भाग में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र है। इस भाग की शुरुआत गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर से शुरू होता है। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में काफी लोकप्रिय था और यहाँ दूर दराज से छात्र 11वें भाग से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। उड़ीसा की मूर्तिकला को दिखाते हुए एक चित्र को इस भाग में जगह दी गई है। 12वें भाग में नटराज की मूर्ति बनाई गई है। 13वें भाग में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है। शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र हैं। भागीरथी तपस्या और गंगा अवतरण को भी इसी चित्र में दर्शाया गया है। भारत के संविधान के 14वें भाग में आपको अकबर के पूरे दरबार की झलक मिलती है। पहले पन्ने पर छपे चित्र में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके साथ दरबारी हैं और चंवर हिलाते सेवक हैं। संविधान के इस हिस्से में केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख करता है। मूल संविधान में 15वां भाग चुनाव है। इस भाग में गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी को दिखाया गया है। पहली बार दो अलग अलग चित्रों को जोड़कर एक चित्र बनाया गया है। 16वें भाग से ब्रिटिश काल शुरू होता है। टीपू सुल्तान और महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजी सरकार से लोहा लेते हुए दिखाया गया है। 17वें भाग, जो कि मूल संविधान में आधिकारिक भाषाओं का खंड है, में गांधी जी की दांडी यात्रा को दिखाया गया है। संविधान के 18वें भाग में आपातकाल के प्रावधानों का उल्लेख है। साथ ही इसमें महात्मा गांधी की नोआखाली यात्रा से जुड़ा चित्र है। 19वें भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का सैल्यूट ले रहे हैं। 20वें भाग में हिमालय के उत्तुंग शिखरों को दिखाया गया है। यह चित्र भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ऊंचाई का प्रतिबिंबन है। 21वें भाग में रेगिस्तान का चित्रण है। दूर तक फैले रेगिस्तान के बीच ऊंटों का काफिला। वास्तव में इस चित्र का उद्देश्य हमारी प्राकृतिक विविधता को दर्शाना है। अंतिम भाग में समुद्र का चित्र है। चित्र में एक विशालकाय पानी का जहाज है, जो हमारे गौरवशाली सामुद्रिक विस्तार और हमारी यात्राओं का प्रतीक है।